हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 8 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैप से। आज का मैप है यूनाइटेड अरब अमीरात का, यूएई का। यूएई अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड एक कंट्री है और यहाँ पर यूएई का मैप दिखाया गया है। यूएई बॉर्डर बनाता है पर्शियन गल्फ से, स्टेट ऑफ होर्मुज से और अरेबियन सी से। इसके ईस्ट साइड में अरेबियन सी है, इसके नॉर्थ साइड में स्टेट ऑफ होर्मुज आता है और वेस्टर्न साइड में पर्शियन गल्फ इससे बॉर्डर बनाता है। यूएई की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, ओमान और पर्सिया या ईरान को भी इसकी नेबरिंग कंट्री माना जा सकता है। तो दो नेबरिंग कंट्री हो गई जो टेरिटोरियल बाउंड्री शेयर करती है यूएई से, सऊदी अरेबिया और ओमान, और इसके अलावा एक मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री है ईरान। यूएई 7 अलग अलग एमिरेट्स में डिवाइडेड है। ये जो एमिरेट हैं इनके नाम है अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अल कोविंग, रस अल खेमा और फुजैरा। ये 7 एमिरेट्स हैं जिनमें यूएई डिवाइडेड है। यूएई का सबसे बड़ा एमिरेट है अबू धाबी, सेकंड नंबर पे है दुबई और थर्ड नंबर पे आता है शारजहां। तो ये एमिरेट के नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पिछले कुछ सालों में ये भी एग्जाम में आए हैं। और इसकी नेबरिंग कंट्री इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है और कौन से मैरीटाइम या ओशियन इसको टच करते हैं, ये लोकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन पे। इसके अलावा यूएई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूएई के बीच से होके जाते हैं, यूएई को कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यूएई में माउंटेन्स भी आते हैं और ये डेजर्ट, सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो डेजर्ट का एरिया है इस कंट्री का। आज की फर्स्ट न्यूज़ है अनियन प्राइजेस को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अनियन का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, उसमें कमी के कारण जो डोमेस्टिक सप्लाई है अनियन की उसमें कमी आ गई थी, जिसकी वजह से इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बैन कर दिया गया था। और अभी ये जो न्यूज़ है इसमें बताया गया है कि कुछ जो इंडेफिनेट बैन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था उसमें कुछ रिलैक्सेशन देके सेंटर ने करीब 24,400 टन का जो शिपमेंट है वो कुछ चुनिंदा कंपनी के लिए अलाउ किया है। उसमें जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो यूएई में ही गया है। इसका जो सेलिंग प्राइस है, इसका जो सबसे बड़ा जो जिसके बारे में ये न्यूज़ है, इसमें ये बताया गया है कि यूएई का जो सेलिंग प्राइस है ये इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी हाई है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनसे बहुत ही कम प्राइस पे ये अनियन खरीद के, ये प्याज को खरीद के आगे लो प्राइस में यूएई में सेलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो यूएई में बैठे हुए इंपोर्टर हैं, जो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। और इंडिया के जो किसान हैं जिनसे ये प्याज परचेज किया जा रहा है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, ये बहुत ही कम जो रेट पे है वो परचेज किया जा रहा है, जिससे किसानों को जो है उचित दाम, इंटरनेशनल प्राइस का जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इंडिया में अगर हम बात करें तो जब भी कोई माल एक्सपोर्ट होता है तो इंडिया से पहले एक्सपोर्ट होता है और फिर वो उसकी जिस कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ पर कोई इंपोर्ट करने वाली पार्टी होती है। तो इंडिया से जो प्याज एक्सपोर्ट होता है वो तो गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन दुबई में जब प्याज इंपोर्ट होता है तो वो एक प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनीज के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्याज के एक्सपोर्ट को देखता है वो है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो ये बॉडी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो प्याज के जो एक्सपोर्ट है उसको देखती है और प्याज का एक्सपोर्ट करती है। और ये जो प्याज एक्सपोर्ट के लिए परचेज किया जाता है फार्मर से, जो बहुत ही कम रेट में परचेज करके इसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इंडियन फार्मर्स का कंसर्न है कि इतने अगर प्याज के प्रोडक्शन में कमी के कारण प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो उसको जो फ़ायदा है वो इंडियन के जो फार्मर्स को भी मिलना चाहिए।
अब ये जो पूरा मामला है ये बताता है कि एक्सपोर्ट जो हुए हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे होने चाहिए, लेकिन इस केस में जो प्राइवेट पार्टी है दुबई में वो बैठ के एक विंडफॉल गेन उस पार्टी के लिए हुआ है, और इंडिया के जो प्याज ग्रोवर हैं, प्याज अनियन ग्रोवर हैं, प्याज उगाने वाले किसान हैं या फिर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उनको ये हाई प्राइसेस का फायदा नहीं मिला। अब इसीलिए जो मोडेलिटीज़ है फॉर डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइजेस, जो एक्सपोर्ट को आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है, जो दूसरे कंट्री में इंपोर्टर्स के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर। अभी इलेक्शन के टाइम में एमएसएमई यानी मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो सेक्टर है ये काफ़ी बड़े लेवल पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है, और इस सेक्टर की जो प्रॉब्लम है जीएसटी को लेकर वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। करीब 6 साल पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, और तभी से एक बोन ऑफ कंटेंशन ये बना हुआ है सेवरल एमएसएमई के सामने, एमएसएमई के क्लस्टर के सामने, कि जीएसटी में जो हाई टैक्सेस लगाए गए हैं उसकी वजह से इनकी जो रेट की कम्पिटिटिवनेस है और प्रॉफिट मार्जिन है, और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में काफ़ी बड़े प्रोपोर्शन में एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज एलिजिबल नहीं हैं, और जिसकी और हाई रेट इनपुट प्राइसेस की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है। सो रिडक्शन इन जीएसटी रेट ये कोर डिमांड है एमएसएमई सेक्टर की। करीब अगर हम पूरे कंट्री में बात करें तो 7 करोड़ एमएसएमई हैं पूरी कंट्री में, और इसमें जो अटैच्ड लोग हैं इस 7 करोड़ एमएसएमई से, वो करीब 12 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के लिए एमएसएमई सेक्टर पे। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और जीएसटी की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको समझने के लिए भी इनके पास काफ़ी जो मैन पावर है, या जो इसके डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती है वो एमएसएमई के पास इजीली अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज नॉर्मली ये जो एमएसएमई यूनिट्स होती हैं ये एक सिंगल पर्सन के द्वारा या स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन के द्वारा रन की जाती हैं। सच स्मॉल एमएसएमई यूनिट्स टेक्निकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो टेक्निकली तो इनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन ये जो एमएसएमई कंपनीज हैं, ये जो पूरा सेक्टर है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट या छोटे प्रोडक्ट बना के एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को देते हैं या बड़ी कंपनी को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो जो बड़ी कंपनी है वो तो प्रॉपरली जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसलिए उसको अपना प्रॉपर जीएसटी लगा हुआ इनवॉइस चाहिए। लेकिन अगर जो एमएसएमई छोटे सप्लायर हैं वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो वो बड़े सप्लायर को बिलिंग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो पूरा काम धंधा है वो चौपट हो सकता है। इसलिए दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी रेजिम, और उसकी वजह से उनका उन पे जो लोड एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, और एक ही पर्सन अगर पूरे प्रोसेस को चलाने वाला है, सिस्टम को चलाने वाला है, तो एमएसएमई पे काफ़ी बड़ा लोड ये माना जा सकता है। और इसीलिए एमएसएमई में पूरे सेक्टर की डिमांड थी कि जो जीएसटी का रेट है एमएसएमई सेक्टर के लिए वो कम किया जाए। दोज माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स दैट आर अनेबल टू डू सो आर लूजिंग बिजनेस, और जो डॉक्यूमेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड करवा के वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो बिजनेस है वो जा रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनीज फिर उन्हें ऑर्डर प्लेस नहीं करती हैं। एमएसएमई सेक्टर में अगर दो अलग अलग रीजन की हम बात करें तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और लुधियाना पंजाब में, ये दो एसोसिएशन एमएसएमई की हैं। इन दो जगह की जो एसोसिएशन है उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म में उसमें टैक्स में रिडक्शन की मांग की है, और ये देखा जाए तो जीएसटी का जो मुद्दा है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन के टाइम में इसकी जो इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये डिमांड उठाई जा रही है कि जीएसटी जो लेबर चार्जेस पे लगता है, जो लेबर चार्जेस पे जीएसटी लगाते हैं माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स, वो पहले तो 18% था, आज की डेट में ये 12% है, और इसमें डिमांड है कि इसको या तो 5% किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए, निल किया जाए। वाइल इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी, जब 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय जीएसटी का जो इसका जो टारगेट रखा गया था, ये बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जैसे ही जीएसटी का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा तो जो टैक्स के रेट हैं वो कम किए जाएंगे एमएसएमई के लिए भी, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी नहीं दिख रहा। तो इसी वजह से एमएसएमई क्लस्टर का या एमएसएमई सेक्टर का ये जो बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर
उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम या एक बड़ा चैलेंज बन गया है टू मीट इंडस्ट्री डिमांड, और जो प्राइसेज़ हैं उनको उन प्राइस हाई टैक्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको निकालने में। सो मैनी यूनिट्स फेस लिक्विडिटी इशू। अब इसकी वजह से इनको जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, इनका जो फंड की दिक्कत आती है पूरे बिजनेस साइकिल को कंप्लीट करने में, उनको रॉ मटेरियल खरीदने में, फिर प्रोसेस करने में, फाइनल गुड्स बनाने में। उसके बाद जब छोटी इंडस्ट्री बड़े कंपनी को माल सप्लाई करती है, कोई मटेरियल देती है, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद या महीनों बाद पेमेंट आता है। तो पूरी साइकिल कंप्लीट करने में भी लिक्विडिटी या फंड की प्रॉब्लम देखी जाती है एमएसएमई सेक्टर के द्वारा। तो इसमें जीएसटी को लेकर एक मेरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जीएसटी को किस ईयर और किस डेट से इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी जीएसटी को लेकर ही है। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 13 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, और 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे विजय केलकर। तो इनको अभी हाल ही में टीआईओएल फिस्कल अवार्ड दिया गया है, और उस अवार्ड की सेरेमनी में विजय केलकर ने बोला है कि जो जीएसटी बनाया गया है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, अननेसेसरी इसको कॉम्प्लेक्स किया गया है, और इसमें अर्जेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है। चेयरमैन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन विजय केलकर ने बोला है कि जो कंट्री की नेक्स्ट गवर्नमेंट है उसका जो इम्पोर्टेंट उसके शुरुआती फैसले होने चाहिए, उसमें अर्जेंट रिफॉर्म करे वो, जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स जीएसटी का रेजिम है उसको सिंपल बनाया जाए, और जो लोगों के लिए बहुत ही सिंपल रेजिम हो। 13 फाइनेंस कमीशन ने जब जीएसटी को लेकर रिकमेंड किया था कि पूरे देश भर में जीएसटी आए, तो उस समय ये बोला था कि ये सिंपल तरीके से होना चाहिए और सिंगल टैक्स रेट होना चाहिए, जो यहाँ पर 12% बताया गया था। इंडिया का एक सिंगल टैक्स रेट ऑफ 12% हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय 13 फाइनेंस कमीशन, जो स्टार्टिंग में ही बोला गया था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टैक्स स्लैब 28%, 18%, 12 और 5% अलग अलग टैक्स स्लैब लगाया गया, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है, और पहले भी टाइम में जब ये आया था उस समय भी ये माना जा रहा था कि जो जीएसटी है वो इम्प्रूवमेंट पुराने टैक्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बिकॉज पुराने टैक्स जो रेजिम थी, जो वैट अलग अलग स्टेट्स में थी, उनमें भी अलग अलग टैक्स रेट की वजह से ही कॉम्प्लिकेशन थी, और अगर जीएसटी में भी इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स रखे जाएंगे, अलग अलग टैक्स स्लैब रखे जाएंगे, तो जीएसटी पूरे कंट्री में लाने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए एक सिंगल टैक्स रेट 12% होना चाहिए। तो फिर से एक बार विजय केलकर जी के द्वारा ये जो बात है वो की जा रही है। उन्होंने और भी रिकमेंड किया है कि एक तो जो जीएसटी है उसको सिंपल बनाया जाए, एक सिंगल टैक्स रेट रखा जाए 12%, और इसके अलावा जीएसटी का जो सेक्रेटेरिएट है, जीएसटी काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है उसका एक गवर्नमेंट से सेपरेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो जीएसटी सेक्रेटेरिएट है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेता है, और जिसकी वजह से पिछले कई सालों में जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच टसल देखी गई है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सेंटर के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें जीएसटी रेवेन्यू को लेकर जो फंडिंग है वो सेंट्रल के द्वारा नहीं दी गई, और ये सारा मुद्दा चल रहा है। तो इनका कहना ये है कि अगर जीएसटी का जो सेक्रेटेरिएट है गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से बाहर होगा, तो इसको जो स्टेट्स के साथ सेंटर का जो टसल है उसको कम किया जा सकता है। ही टर्म्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी स्ट्रक्चर एज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फिस्कल रिफॉर्म। तो फिस्कल रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल है जीएसटी के पूरे स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना। हाई टैक्स रेट जो जीएसटी का है, इसकी वजह से जो जीएसटी का टैक्स इवेट करने वाले लोग हैं वो बहुत ईजी हो जाता है। वो हाई टैक्स रेट वाले आइटम में टैक्स रेट अगर इवेट करते हैं, तो इससे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कहीं ज़्यादा लॉस, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इससे बहुत ज़्यादा लॉस में आता है। और इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो जीएसटी के रेट हैं वो सिंगल जीएसटी रेट ही हैं। अगर टोटल वर्ल्ड में 100 कंट्रियाँ हम माने कि 100 कंट्रियों में अगर जीएसटी लगा हुआ है, तो करीब 80% कंट्री में जीएसटी का रेट सिंगल है, यानी कि एक ही टैक्स रेट है।
जिससे इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईज़ी हो जाता है और जो टैक्स कंप्लायंस है लोगों के द्वारा, जीएसटी का टैक्स जो दिया जाता है, वो भी बढ़ता हुआ देखा गया है। द कंट्रीज़ हैविंग सिंगल रेट एंड सिंपल जीएसटी या वैट स्ट्रक्चर, वो सक्सेसफुल हुई हैं इन ऑप्टिमाइजिंग टैक्स रेवेन्यू एंड मिनिमाइजेशन टैक्स डिस्प्यूट। 2 फ़ायदे हैं, एक तो टैक्स डिस्प्यूट कम होगा और जो टैक्स रेवेन्यू है, वो भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है सिंपल स्ट्रक्चर और सिंगल टैक्स स्लैब के बाद। सिंगल टैक्स रेट गवर्नमेंट लगाए, उसके बाद अगर कोई नॉन वेटेबल जो आइटम्स हैं उन पे अगर कार्बन टैक्स लगाना है या कुछ और अलग तरह के टैक्स लगाए जाने हैं तो वो सिंगल टैक्स रेट पे लगाए जा सकते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। अदरवाइज सारे प्रोडक्ट पे एक सिंगल टैक्स रेट रहे। ही ऑल्सो प्लीडेड फॉर जीएसटी रेवेन्यू टू बी शेयर्ड विद थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। ये तीसरी उनके जो रिकमेंडेशन है और काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो जीएसटी का रेवेन्यू है अभी के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 गवर्नमेंट ही शेयर करती हैं। इस रेवेन्यू को एक थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। इक्विटेबल शेयरिंग अगर जीएसटी की होगी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के साथ, तो जो फिस्कल बेस है अर्बन गवर्नमेंट का, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इससे डेमोक्रेसी और गवर्नेंस दोनों ही ग्रास रूट लेवल पे और ज़्यादा डीप होंगी और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। और इसके लिए क्या ज़रूरत है, अगर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी पैसा जाए जीएसटी का, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाना पड़ेगा। और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा टू क्रिएट द कंसोलिडेटेड फंड फॉर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो कंसोलिडेटेड फंड एक बनाया जाए जिसमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का पैसा जाए, और उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म जहां जीएसटी शेयर किया जाए सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन तीनों के बीच में, और ये इक्विटेबल रहे, जिससे कि जो सिटीजन्स को क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल रही है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से मिले। तो काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशन ये माने जा सकते हैं। एक तो जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंपल किया जाए, टैक्स रेट एक सिंगल किया जाए, 12% का टैक्स रेट किया जाए, और उस टैक्स रेट पे अगर कोई कार्बन टैक्स लगाना है या कुछ सेस लगाने हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। और तीसरा है जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो इक्विटेबल शेयर हो सेंट्रल, स्टेट और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी या पंचायत के बीच। नेक्स्ट आर्टिकल भी फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर है। आज के तीनों आर्टिकल ये एक तरह से जीएसटी से रिलेटेड ही हैं। ये फिस्कल अकाउंटेबिलिटी का एक डिसिप्लिन फॉलो किया जाना चाहिए, ये कहना है एनके सिंह, जो 15th फाइनेंस कमीशन के चीफ थे। इनको भी एक अवार्ड मिला है, TIOL फिस्कल हेरिटेज अवार्ड, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। तो इनके द्वारा बोला गया है कि जो भी गवर्नमेंट है अराउंड द वर्ल्ड, हर कंट्री में अगर हम दुनिया भर में देखें तो गवर्नमेंट्स बहुत ही कम फिस्कल रूल्स को फॉलो करती हैं, और किसी ना किसी तरह का एक मार्केट डिसिप्लिन बनाया जाना चाहिए, मार्केट डिसिप्लिन का एक खाका बनाया जाना चाहिए जो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी को तय करे और जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करे, और मोटा मोटी उन फिस्कल रूल्स को लेकर ही गवर्नमेंट आगे चले। बिकॉज आज के टाइम में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली फिस्कल प्रूडेंस या फिस्कल रूल्स को फॉलो नहीं करती है, जिससे फिस्कल अकाउंटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है, और जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फिस्कल कंडीशन है किसी देश की या किसी स्टेट की, वो खराब होती है। इसी टाइम पे जो डेट रेज बाय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए डेट या जो उधार लिया जाता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को टारगेट करके एक लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिया जाता है, इसको ट्रीट किया जाना चाहिए डिफरेंटली इंस्टेड ऑफ वन साइज फिट्स ऑल। यानी कि जिस तरह का प्रोजेक्ट है उस तरह के, अगर लॉन्ग टर्म का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको उसका जो डेट का साइकिल है या डेट को कंसीडर किया जाना चाहिए सेपरेटली या डिफरेंटली, और जो शॉर्ट टर्म का जो डेट लिया जाता है बाकी चीज़ों के लिए वो अलग है, अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। जो एसेट क्रिएशन के लिए जो डेट है उसकी काउंटिंग अलग होती है, और जो नॉर्मल खर्चों के लिए डेट लिया जाता है या उधार लिया जाता है उसकी काउंटिंग अलग होती है। तो इनका ये कहना है कि एक तरह के फिस्कल अकाउंटेबिलिटी का एक खाका बने, एक नॉर्म बने, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उन बेसिक रूल्स को फॉलो करे, जिससे फिस्कल अकाउंटेबिलिटी भी गवर्नमेंट की तय की जा सके और इससे जो फिस्कल कंडीशन है वो भी स्ट्रांग रहे। ये आर्टिकल है सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि सेमीकंडक्टर चिप की जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है ये पूरी दुनिया में बहुत ही लिमिटेड है। आज के टाइम में ताइवान की एक कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, जो सबसे बड़ी दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी मानी जाती है।
और कोविड के बाद जो सप्लाई साइड में सप्लाई चेन के डिसरप्शन देखे गए हैं वर्ल्ड ओवर में और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन देखी गई है उसको देखते हुए दुनिया भर की कंट्रीज को लगा है और इंडिया को भी लगा है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केवल चाइना पे उसके लिए रिलायबल ना रह के बाकी रीजन में होना चाहिए और इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा ग्रुप और ताइवान की पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है टू सेटअप 300 वेफर फैब्रिकेशन प्लांट जो कि गुजरात में सेटअप किया जाएगा। हालांकि इससे जो आउटपुट स्टार्ट होगा पहला चिप जो बनाया जाएगा वो 2026 में बनेगा। करीब 2 साल लगने हैं इसके पूरे असेंबली और इसकी सेटअप में और इस प्लांट से जो चिप बनेगा वो 28 नैनोमीटर का चिप होगा जो 2026 में रेडी किया जाएगा। तो 2 असेंबली प्लांट और 1 टेस्ट प्लांट 2 असेंबली प्लांट गुजरात में आ रहे हैं और इसका एक टेस्ट प्लांट असम में लाया जा रहा है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव किया गया। अब सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जान लेते हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है और उसके द्वारा चिप कैसे बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में जिस मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही अपने प्योरेस्ट फॉर्म में बहुत वीक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर सेमीकंडक्टर में कुछ स्पेसिफिक मटेरियल ऐड करें तो उसकी जो कंडक्टिविटी है और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है सेमीकंडक्टर में टू इंक्रीज कंडक्टिविटी उन्हें डोपेंट कहा जाता है। तो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर लें और उसमें केयरफुली इंजेक्ट करें स्पेसिफिक डोपेंट्स, ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाता है और इनको प्रिंट किया जाता है सेमीकंडक्टर पे। इससे जिसे प्रिंटेड सर्किट बोला जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये नॉर्मल पेपर पर या वॉल पे पेंसिल से आर्ट बनाने की तरह है। इसी तरह सेमीकंडक्टर में इन सर्किट्स को प्रिंट किया जाता है। तो इस तरह से उसको समझा जा सकता है। अब ट्रांजिस्टर बेसिक स्टार्टिंग जो सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हुआ था उसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट बना था वो था ट्रांजिस्टर, वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो बिल्ड किया गया था सेमीकंडक्टर से। ये एक्सट्रीमली वर्सटाइल डिवाइस है और ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। एक टिपिकल अगर सेमीकंडक्टर चिप की हम बात करें तो उसमें इस तरह के ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। तो आज के टाइम में जो सेमीकंडक्टर स्विच है इसमें मिलियंस या बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं या इंटरकनेक्टेड ट्रांजिस्टर हैं जो एक साथ मिलकर अलग अलग तरह के लॉजिकल और कंप्यूटेशनल ऑपरेशन करते हैं। अब ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है, ये एक एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। यानी कि एक वीक सिग्नल को ये एम्पलीफाई करके सेल फोन तक पहुंचाता है और इस कारण से ये एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है सर्किट का, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करता है और प्रोसेस करता है। तो आज के टाइम में ट्रांजिस्टर के काफ़ी हाई वर्जन आ गए हैं जिनको हम अवतार ऑफ ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं और ये रूटीनली सिंगल सेमीकंडक्टर चिप में पैक किए जाते हैं जिससे कि एक हाई एफिशिएंट चिप बनाई जा सके। जैसे हम इसके एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं वाईफाई चिप। जो मोबाइल में वाईफाई चिप होते हैं इनमें काफ़ी सारे काफ़ी ट्रांजिस्टर एक साथ मिल के काम करते हैं और जिससे ये वाईफाई चिप बनती है। अब ट्रांजिस्टर एक सिंगल डिवाइस है और इनको इनका जो ग्रुप बनाया जाता है उसे उसकी जो प्रोसेस है वो एक तरह से प्रिंटिंग मल्टीपल डिवाइसेस इनटू सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर ये माना जा सकता है। यानी कि काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को एक सेमीकंडक्टर एक राउंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को साथ-साथ में अगर लगा दिया जाए तो इस तरह की ये चिप बनाई जा सकती है। Printing multiple devices into a single piece of a semiconductor to create entire circuits was next leap। अब ये जो ब्रेक थ्रू है टू लेट फाउंडेशन ऑफ सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन, इससे 1956 में नोबेल प्राइज इससे रिलेटेड दिया गया था। उसके बाद सन 2000 में भी सेमीकंडक्टर फील्ड में नोबेल प्राइज दिए गए थे जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर फील्ड में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर फील्ड में फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करती है। पहली बार इसको करीब 60 साल पहले 6 डिकेड पहले
सोचा गया था इसके बारे में और जो नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उनको इनकॉर्पोरेट करके इसको आगे बढ़ाया गया। आज के टाइम में जो लेवल ऑफ मिनिएचुराइज़ेशन यानी कि जो चिप का जो साइज़ है वो और छोटा होते जा रहा है और ये अ, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ चिप के जो साइज़ेज़ है और ज़्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं। इनमें अगर हम देखें जो साइज़ेज़ हैं सेमीकंडक्टर चिप के वो हैं 45 नैनोमीटर इंडस्ट्री के जो लेवल हैं वो है 45 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर और 16 नैनोमीटर। इंडिया में जो प्लांट गुजरात में बन रहा है वो 28 नैनोमीटर चिप प्रोड्यूस करेगा और सबसे ज़्यादा 28 नैनोमीटर के चिप ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 28 के साथ-साथ 45 नैनोमीटर और 16 नैनोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नॉर्मली इंडस्ट्री के द्वारा फॉलो की जाती हैं। नैनोमीटर एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट है लेंथ का, एक तरह से हम बोल सकते हैं 1 बिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर को नैनोमीटर बोला जाता है। 10 की पावर -9 मीटर होगा 1 नैनोमीटर में। ये जो नंबर हैं, ये बताते हैं कि जो लेवल ऑफ मिनिएचुराइज़ेशन है, वो अचीव किया गया है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से, जिससे जो चिप का साइज़ है और ज़्यादा छोटा होता चला जा रहा है। दो नॉट ऑलवेज़ एक्यूरेट, ये माना जा सकता है कि जो सिंगल ट्रांजिस्टर है उसके डायमेंशन में अब एक सिंगल ट्रांजिस्टर के साइज़ का चिप बनाया जा सकता है, जिसमें कई सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर उससे भी छोटी साइज़ के मिल के काम करेंगे। अ, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जो लेंथ और ब्रेथ है, जो लंबाई और चौड़ाई है, वो तो साइज़ काफ़ी स्मॉल होती चली जा रही है चिप की और इसके साथ ही जो हाइट है चिप की, उसको भी देखा जा रहा है इंडस्ट्री के द्वारा इंक्रीजिंग इट्स हाइट। जो चिप की हाइट है वो बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से इट कैन हेल्प एंश्योर रिलायबल परफॉर्मेंस। तो हाइट बढ़ाने से जो चिप की परफॉर्मेंस है वो बढ़ती हुई दिख रही है। स्टैकिंग बोलते हैं इसे, और स्टैकिंग एंटायर सर्किट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर इज अनदर वे टू कंटिन्यू टू श्रिंक सेमीकंडक्टर चिप साइज। तो साइज छोटा करने का एक तरीका है कि एक के ऊपर एक जो स्टैकिंग वो है वो की जा रही है और उसकी लंबाई और चौड़ाई चिप की वो कम की जा रही है, हाइट बढ़ रही है। अब वेफर क्या होता है? जो सेमीकंडक्टर की कभी भी बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है। तो वेफर क्या होता है? वेफर एक तरह से सर्कुलर पीस ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें अरे ऑफ चिप्स होती है, काफ़ी सारी चिप होती हैं। जैसे यहाँ पर ये एक सर्कुलर सेमीकंडक्टर है जिसमें काफ़ी सारी चिप प्रिंट की जाती हैं। काफ़ी सारी चिप प्रिंट की जाती है और फाइनली इस वेफर को इस वेफर को कट करके अलग-अलग चिप का प्रोडक्शन किया जाता है। अब सेमीकंडक्टर जितना बड़ा वेफर साइज़ होगा, वो उतने ही ज़्यादा चिप के प्रोडक्शन को अलाउ करता है। अ लार्जर वेफर साइज़ अलाउज़ मोर चिप्स टू बी प्रिंटेड ऑन अ सिंगल वेफर और व्हिच मेक्स चिप प्रोडक्शन फास्टर और चीपर। तो जिस फैक्ट्री में जितना बड़ा वेफर प्रोड्यूस किया जा सकता है, उतनी ही ज़्यादा चिप का जो प्रोडक्शन है, वो पॉसिबल है, जिससे चिप का प्रोडक्शन फास्ट और चीप बनाया जा सकता है। आज की जो करंट स्टेट ऑफ आर्ट है, वो 300 नैनोमीटर के जो वेफर का प्रोडक्शन है, वो किया जा रहा है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। 300 नैनोमीटर अप्रॉक्सिमेटली 12 इंच का वेफर साइज़ है और एफर्ट किए जा रहे हैं कि ये जो 300 नैनोमीटर का जो वेफर प्रोडक्शन है, इसको 450 नैनोमीटर तक बढ़ाया जाए, जिससे जो सेमीकंडक्टर चिप है, वो और ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है और रेट और ज़्यादा कम किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे ट्रांज़िशन में 300 नैनोमीटर के वेफर साइज़ से 450 के नैनोमीटर के वेफर साइज़ तक जाने के लिए काफ़ी टेक्निकल चैलेंजेस हैं और काफ़ी कैपिटल एक्सपेंसेस भी हैं। लेकिन अगर ये किया जाएगा कंट्रीज़ के द्वारा, तो लॉन्ग रन में काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाएगी जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर चिप की वो। सो ऑल इट इज़ परफॉर्म इन एन असेंबली एंड टेस्ट। उसके बाद जो है फाइनली इसको टेस्ट किया जाता है किसी भी सेमीकंडक्टर चिप को, और इससे इसकी जो प्रोडक्शन साइकिल है ये फाइनली टेस्टिंग पे एंड होती है। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो 1990s में स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के साथ, और इस कंप्यूटर की जो डिज़ाइन है वो पॉसिबल हुआ। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए सेमीकंडक्टर चिप इंटायरली इन सॉफ्टवेयर। तो इंडिया में 1990s में कंप्यूटर के इन्वेंशन इन कंप्यूटर के आने के बाद और कंप्यूटर में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बाद पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर में जो सेमीकंडक्टर चिप का डिज़ाइन है वो किया जा सका। और जो प्रोसेस है, द प्रोसेस सिंप्लीफाइंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ए चिप, ट्रांसलेटिंग इट्स फंक्शनैलिटी टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स,
और पूरी डिज़ाइन रेडी करने के बाद जो इसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए सर्किट की, उसके सर्किट्स का वैलिडेशन है, उसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, पावर कंज़म्पशन कितना हो चिप का, साइज़ कितना हो, ये सारा एक स्किल्ड इंजीनियर की टीम अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे कर सकती है और फाइनली इसको फाइनल जो डिज़ाइन होता है, उसको एक फ़ाइल में फैब्रिकेशन प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है। ये सिंपल माना जा सकता है कि एक तरह से ग्राफिक नॉवल किसी ने लिखा या बनाया, एक बुकलेट बना दी, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके पब्लिशर को प्रिंट करने के लिए दे दी। इसी तरह से सेमीकंडक्टर का जो डिज़ाइन है, वो इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जा सकता है और फाइनली उसको प्रिंट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया जाता है। अब इंडिया में जो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है, वो उसमें इंडिया में काफ़ी स्किल मैन पावर है, तो जो बैक एंड सपोर्ट का या सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग का पार्ट है, वो इंडिया में उसके लिए अच्छी मैन पावर है। एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम फॉर चिप डिज़ाइन, ये इंडिया में स्टेडी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर की है, तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। उसके आगे जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होगी सच एज़ प्रोसेस एंड कंट्रोल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मटेरियल साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट जो फिजिक्स के इंजीनियर हैं, केमिस्ट्री के इंजीनियर हैं, इन पूरे फील्ड में इनकी नई डिमांड क्रिएट हो सकती है और इंडिया में इस पर्टिकुलर एरिया के इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो ये पूरा इंडिया की सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग और बेसिक्स चिप मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी अच्छा आर्टिकल समझाया गया है। यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया का एक सिक्योरिटी एक्ट पैक्ट है जिसका नाम है ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये तीनों कंपनियां जापान को भी इस पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी पैक्ट है उसमें ऐड करना चाह रही है, ताकि चाइना को अच्छे तरीके से पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर किया जा सके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 2 पिलर ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। जो पिलर 1 है ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट का, वो कंसीडर करता है विच इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया। पिलर 1 के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सप्लाई की जाएंगी और पिलर 2 ऑफ द पैक्ट बोलता है ये कमिटेड है कुछ पर्टिकुलर मुद्दों पे काम करने के लिए, जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी, और ये कमिटेड है मेंबर्स टू जॉइंटली डेवलपिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, अंडर सी टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर टेक्नोलॉजी। तो ये पिलर 2 बताता है। पिलर 1 और पिलर 2 ये अलग अलग पिलर हैं। पिलर 1 के तहत तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन सप्लाई की जा रही है और पिलर 2 के तहत कुछ फील्ड्स को डिफाइन किया गया जिनमें ऑकस कंट्री ऑफ की मेंबर कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। वो फील्ड हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, अंडर सी, हाइपरसोनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेक्नोलॉजी। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।